होगी। फिरदौस खांडे जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अनिल सूद जी पर्यावरणविद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिरदौस, क्या कुछ अपडेट मौके से अभी मिल रहे हैं और आपको कितना समय और लगेगा अभी जसूती गांव पहुंचने में जहां पर ये बादल फटने की घटना हुई है? जी जास्मीन, देखिए इस वक्त हम पाडर के बिल्कुल नजदीक जो है मौजूद हैं। पाडर यानी किश्तवाड़ से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पे वो चसोती गांव है, एक छोटा सा हैमलेट है जहां मचेल यात्रा जो है आज उरूज पे थी। यानी 1 महीने की ये यात्रा जो है अमरनाथ यात्रा के बाद अगर किसी बड़ी यात्रा को स्टेटस है वो मचेल यात्रा को स्टेटस है। लेकिन बदकिस्मती से 3-4 घंटे पहले एक फ्लैश फ्लड वहां आता है। मैं आपको देखिए एम्बुलेंस जो है इस वक्त रवां दवा है इस एरिया की तरह। आप देख रहे हो किस तरह रवां दवा है एम्बुलेंस। इन जख्मियों को जो है मैं आपको बताऊं, जो ऑफिशियल आंकड़ा हमारे पास आ रहा है 100 से ज्यादा लोग जो हैं जख्मी हैं, उनमें 40 से 50 के करीब जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ पहुंचाया गया। और अभी की जो हमें ताजा रिपोर्ट है, जो हमें वहां फर्स्ट आई विटनेस है, उनका कहना है कि 12 अब नहीं, 17 अब नहीं, 20 नहीं, बल्कि ये आंकड़ा 2-2.5 दर्जन से ज्यादा हो चुका है। यानी 30 को आंकड़ा क्रॉस कर गया है। लेकिन ये हम इसलिए ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी ऑफिशियल फिगर्स नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ी सेंसिटिविटी होती है इन इंसिडेंट्स में। इसलिए हम यही बताएंगे कि जो आई विटनेस हैं जिन्होंने वहां से बॉडीज उठाई, उनका कहना है कि अभी तक हमने 32 डेड बॉडीज को उठाया, लेकिन जो लोग दबे हुए हैं, जो लोग डेब्रिस के नीचे हैं, मलबे के नीचे हैं, उनका अभी तक कोई पता नहीं है। लेकिन 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हैं। उन्हें जो है अठोली हॉस्पिटल में लिया गया, उन्हें वहां इलाज मुआवजा चल रहा है। और लगभग 50 के करीब लोगों को आपने एम्बुलेंस के जरिए अभी देखा कि किस तरह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी फिरदौस, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये मरने वालों का आंकड़ा अभी बहुत ज्यादा हो सकता है? क्योंकि ये तो आप कह रहे हैं कि अनऑफिशियली 30 आपको आई विटनेस ने बताया। प्रशासन वहां पर मौजूद है क्या? प्रशासन की तरफ से, क्योंकि उपायुक्त को मौके पर पहुंचना था, क्या वो पहुंचे हैं? इसके अलावा सुनील शर्मा को मौके पर पहुंचना था, क्या वो पहुंचे हैं? और प्रशासन की तरफ से किस तरह से वहां पर राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है? क्योंकि जैसे जैसे अब शाम होती जाएगी फिर रेस्क्यू में और दिक्कतें आएंगी। फिरदौस, किस तरह ये जा रही है, आप देख रहे हैं हम बिल्कुल नेशनल हाईवे 244 पे अभी मौजूद हैं, बिल्कुल बॉर्डर के उस इंसिडेंट के बिल्कुल करीब है। आप देख रहे हैं किस तरह गाड़ियां, एम्बुलेंस, जम्मू कश्मीर पुलिस वहां जा रही है। और ये वो एरिया है जहां ये बादल फटे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त भी किस तरह के काले बादल जो है मंडला रहे हैं इन पहाड़ियों पे। लेकिन आज जिस तरह से इन्होंने जाने ली है, कीमती जाने जो यहाँ जाया होंगे है, जो माता रानी के दरबार करने लोग यहाँ आए थे, और वो लोग सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं थे बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर भी रहने वाले वो लोग थे। आज बदकिस्मती से इन लोगों ने अपनी जान जो है गंवा बैठे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कितने मिसिंग हैं, कितने लापता हैं, वो फिगर्स अभी तक कुछ नहीं है। लेकिन आपको कितना समय लगेगा? आपको कितना समय लगेगा जब आप ऑन स्पॉट पहुंचेंगे, जहां से हम सीधे तस्वीरें देख पाएंगे? हमें अभी 1 घंटे, बिल्कुल हमें 1 घंटे के करीब जो है वहां स्पॉट पे पहुंचने में लगेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं किस किस्म का रश है, किस किस्म की गाड़ियां हैं, जैमिंग है, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और हम ठीक है फिरदौस, आप प्लीज बने रहिए हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं अनिल सूद जी। अनिल सूद जी, आपसे बस मैं बहुत शॉर्ट में ये समझना चाहूंगी कि ये बादल फटने की घटना इस तरह से इसे कैसे समझा जाए? क्योंकि इसी तरह का सेम लगभग सिमिलर इंसिडेंट हमने धराली में देखा, उत्तरकाशी में, और फिर अब यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर चसूती गांव में। इसे कैसे इस पूरे इंसिडेंट को समझा जाए? और जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज, बहुत ज्यादा बारिश, और क्या कारण होते हैं कि इस तरह से अचानक क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बादल फटते हैं? क्या इन्हें प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता? क्या इसको लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की जा सकती? जैस्मिन जी, ये बहुत दुखद घटना है। धराली के बाद लगातार मदर नेचर वार्निंग देती आ रही है, और धराली पहला इंसिडेंट नहीं था जहां मदर नेचर ने वार्निंग नहीं दी थी। क्योंकि पर्यावरण और लाइफ में रीटेक कभी नहीं होता। जो हो गया उसको आप अनडू नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज जो है आज एक रियलिटी है। ये हमारे सामने है, जिसको कि हमारे ना तो राजनीतिक समझ पा रहे हैं, ना ब्यूरोक्रेट समझ पा रहे हैं। होता क्या है, जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में
पानी का तापमान बढ़ता है तो उसमें से वायु में नमी पैदा होती है, और जब ये मॉनसून के साथ मिक्स होके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की तरफ विंड्स मूव करती हैं, और पहाड़ों में चूंकि गर्म तापमान बड़ी जल्दी बदलता है, गर्मी भी बड़ी जल्दी होती है जब हवाएं ऊपर जाती हैं और गर्म हवा नमी वाली हवा से टकराती है, तो बादलों की पानी की और बूंदों की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। तो जहां भी प्रेशर बनता है वहां एकदम से बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिसको हम बादल का फटना कहते हैं और जिसको हम रेन हाईवे भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है अभी आईएमडी के पास जो कि इस तरह की घटनाओं का पूर्व अनुमान लगा सके या कोई असेसमेंट कर सके, या वातावरण में कितनी या बादलों में कितनी नमी है उसको असेस कर सके। हमारे पास कोई पूर्व अनुमान नहीं है। अनिल जी, इस बीच में आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि व्हाइल आस्किंग यू दिस, ये धार्मिक आस्था पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगर हम इससे पहले अमरनाथ यात्रा की बात करें, वहां पर भी बालटाल वाले रूट पर आपने देखा था किस तरह का सैलाब आया, कुछ 2 महिलाएं बहते बहते बची। उसके बाद धराली में हमने देखा वहां पर भी इसी तरह की कोई एक धार्मिक यात्रा चलाई जा रही थी, बहुत सारे श्रद्धालु वहां पर भी अलग अलग होम स्टेज में या वहां पर मौजूद थे। फिर अब ये मचैल माता यात्रा, क्या हम ये कह सकते हैं कि हम जो विकास कर रहे हैं एक तरह से कि मार्ग हमें बनाने हैं, रास्ते हमें पक्के रास्ते मंदिरों तक बनाने हैं, क्या ये भी एक फैक्टर हो सकती है? लोगों की संख्या बहुत ज्यादा यहाँ पर होती है, हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, महीनों तक उस ट्रैक पर यात्रा करते हैं। जमीन को लेकर क्या कोई पर्सपेक्टिव ऐसा है कि बहुत सारे लोगों की पॉपुलेशन, जिससे जमीन की पकड़ कमजोर हो जाए, या फिर जो हम विकास जिस डायरेक्शन में कर रहे हैं उसको लेकर पकड़ कमजोर हो रही है जमीन की? जी, ये जो हम विकास कहते हैं जिस चीज को, ये हमें जैस्मिन जी विनाश की तरफ लेके जा रहा है। ये जितने भी पहाड़ हैं ये सारे यंगेस्ट माउंटेन्स हैं और ये रबल के बने हुए माउंटेन्स हैं। तो इनकी जो है होल्डिंग कैपेसिटी जो है, सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी, जिस तरह से बेदर्दी से पेड़ काटे गए हैं वो खत्म हो गई है। और जहां इन विकास के कार्यों में एक्सप्लोसिव भी यूज हुआ है, हैवी मशीनरी भी यूज हुई है, तो जिसकी वजह से ये और कमजोर हो गए हैं। जैसे ही बारिश आती है तो पानी की स्पीड जब बढ़ती है, तो चूंकि पेड़ तो है नहीं जो होल्ड करते थे सॉइल को, तो उसकी वजह से ये पानी के साथ मलबा भी बहता है। और सबसे बड़ी खतरनाक चीज एक और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। इस बारिश के बाद जो झीलें बन जाती हैं आर्टिफिशियल, क्योंकि पानी का कई जगह पे पानी रुक जाता है, जब वो पानी रुक जाता है तो झील की शक्ल ले लेता है। तो चूंकि लगातार बारिश हो रही है तो वो झील जो है वो कितनी देर तक पानी रिटेन कर पाएगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इनको कुछ एक तो ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से झीलें बनी हुई हैं, कुछ ये बारिश की वजह से बन जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा डाउनस्ट्रीम पॉपुलेशन के लिए खतरा है, और ये हम सबके जो है सामने है। पर जैसे धराली में अभी तक प्रशासन नहीं पहुंच पाया, ना कोई असेसमेंट कर पाए हैं। 30 से 40 फीट मलबे में कितने लोग बेचारे मलबे की कब्र में सो गए, किसी को कोई अंदाजा नहीं। बिल्कुल अनिल जी, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें फैक्टर्स नहीं पता है, हमें फैक्टर्स पता है, लेकिन क्या किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, हाउ टू गो अबाउट दिस, क्योंकि विकास भी जरूरी है, सतत विकास भी जरूरी है, और ऐसे में बहुत ज्यादा सख्त और पुख्ता कदम उठाने की जरूरत है, और उसमें बिना देरी किए ये कदम उठाने चाहिए। अनिल सूद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये समझाने के लिए कि कहाँ चूक हो रही है और क्या बादल फटना किस तरह से होता है, और जो नेचुरल झीलें बन जाती हैं, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उनकी फिर बहुत ज़्यादा नहीं होती, और यही कारण है कि जगह जगह नाले और फ्लैश फ्लड आता है, और वही फ्लड फिर लोगों के घरों में घुसता है और लोगों को जान पर बनाई है। जो रियासी, इससे पहले हमने सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ की जो तस्वीरें आपको दिखाई, डोडा से जो कुछ तस्वीरें आपको दिखाई, वो यही कारण है कि नदी नाले उफान पर हैं।